हेलो प्यारे बच्चों, आज के क्लास में आप लोगों को लेसन 3 पढ़ाने जा रहे हैं। कक्षा 10 की जो मैथमेटिक्स है, जो एनसीईआरटी बेस्ड पर आधारित है। तो इसके पहले हम लेसन 2 पढ़ा रहे थे, जिसमें पॉलिनॉमियल में बहुपद का पार्ट था। वो कंप्लीट हो गया है। आज लेसन 3 शुरुआत करने जा रहे हैं। इसके आप ध्यान से समझिए। तो जो इसमें सबसे पहले है चैप्टर 3 में, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, लीनियर पेयर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल, यानी दो चर में रैखिक पेयर का समीकरण है। अब लीनियर हो, रैखिक किसे कहेंगे? जिनमें वेरिएबल में पावर 1 हो, यानी एक्स पावर 1, वाई में 1 और कांस्टेंट टर्म है, तो वो रैखिक कहलाता है। ये दो समीकरण युग्म है रैखिक का, एक ये एक ये। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये पहला इक्वेशन हो गया और ये दूसरा इक्वेशन। इसके हल होने की शर्त क्या है? ये दो रैखिक समीकरण दिए हैं, इनके शर्तें क्या हैं जिससे ये हल हो जाए या हल ना हो, है ना? कि इसके लिए शर्तें हैं, उसको कंडीशन भी कहते हैं शर्त के लिए। तो इसके स्टूडेंट 3 शर्त हैं, 3 अनिवार्य शर्त हैं जिनको आपको ठीक से समझ लेना होगा। पहला शर्त ये है, समीकरण दिया ही रहेगा। पहला शर्त ये है कि जो गुणांकों का जो अनुपात होगा, जैसे x का गुणांक a1 है, यहाँ x गुणांक a2 है, y का गुणांक यानी कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट b1, यहाँ y का कोफिशिएंट b2 है, और c1 c2 अचर पद है, टोटल कांस्टेंट है। तो यहाँ पर पहला शर्त ये हुआ कि इफ़, शर्त लिख देते, इफ़ a1 अपान a2 इज़ नॉट इक्वल b1 अपान b2 हो, माने ये x के गुणांकों का अनुपात और y के गुणांकों का अनुपात अगर बराबर नहीं है, तभी जाके कह देते हैं इसके इस समीकरण के अद्वितीय हल है। तो अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है, ठीक है। अद्वितीय हल को दूसरे लैंग्वेज इंग्लिश में कहते हैं इफ़ एंड ओनली इफ़, इफ़ एंड ओनली, इफ़ एंड ओनली इफ़, यदि और केवल यदि। अद्वितीय हल है माने एक से ज़्यादा हल ना हो, केवल एक हल हो, तो उसे अद्वितीय हल कहते हैं। कब होगा? जब दोनों गुणांकों का अनुपात बराबर आपस में ना हो, ठीक है। तो ये पहली शर्त है, अद्वितीय हल है। अब इसे संगत हल भी कहते हैं। इसके क्या होंगे? इसके संगत हल होंगे, इसके संगत हल हाँ कहते हैं। और इसको हम कंसिस्टेंट भी कहते हैं, कंसिस्टेंट। ये संगत है, कंसिस्टेंट मतलब संगत है, ध्यान दीजिएगा। ये पहली शर्त हुआ, अद्वितीय हल है, इफ़ एंड ओनली इफ, संगत हल है, वही बात हुई। कंसिस्टेंट कह दिया, इंग्लिश में वही बात हुई। क्वेश्चन उसी में शर्त नंबर 2, कंडीशन फर्स्ट, कंडीशन सेकंड। ये शर्त है, पहली शर्त और दूसरी शर्त। दूसरी शर्त ये है, इफ़ a1 अपान a2 इज़ इक्वल टू b1 अपान b2 और इज इक्वल टू c1 अपान c2, यानी एक्स के गुणांकों का रेशियो यानी अनुपात, वाई के गुणांकों का अनुपात और अचर पद के, अचर पद का गुणांक क्योंकि अचर पद तो अचर है ही है, अचर पदों का अनुपात, ये तीनों अनुपात आपस में बराबर हैं, तो अनेक हल होते हैं। अनेक हल, अनंत हल हैं, अनेक हल कहें, अनंत हल कहें, और ये भी संगत कहलाएगा। संगत कहलाएगा क्योंकि हल तो है ही है, लेकिन अनंत हल है। और इसको भी कंसिस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? कंसिस्टेंट कहते हैं। तो इसका भी समझ लीजिए। तो यहाँ क्या कहेंगे? तो अनंत हल हैं, है ना, बहुत अनंत कह देंगे, अनंत हल या अनेक हल कह दीजिए, अनेक हल होंगे, ठीक। और संगत भी होंगे, तथा संगत होगा, संगत हल है ऐसा कहेंगे।
हल है। और क्या कहेंगे अंग्रेजी में, कंसिस्टेंट, ये खास बात है, अक्सर पूछ लिया जाता है कंसिस्टेंट होगा कि नॉन कंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट है या होगा, ठीक। अनेक है, या इसी को हम अनंततः अनेक हल कहते हैं। क्या कहते हैं? अनंततः, इसी को या अनंततः अनेक हल भी कहते हैं। अनंततः अनेक हल है, ये सब भाषाएं लिखी जाती हैं। अब इसको, इसका चित्र, इसका जो ग्राफ बनेगा वो स्टूडेंट थोड़ा ध्यान दें। अब पहले वाले ग्राफ बता देता है। देखिए पहले वाले जो ग्राफ बनेगा, चूँकि इफ़ एंड वनली अद्वितीय हल है ना, संगत हल है, कंसिस्टेंट है। अद्वितीय का मतलब केवल एक हल। तो ग्राफ खींचेंगे, अभी हम ग्राफ सिखाएंगे, एक्स अक्ष और वाई अक्ष बना करके। अगर दोनों रेखाएं, क्योंकि दो रेखाएं हैं, उनका ग्राफ खींचेंगे, किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, तभी जाके वो अद्वितीय हल माना जाता है। अब जैसे शॉर्टकट में छोटे, यहाँ पर जगह कम है, यहाँ बता देता हूँ। मान लिया कि एक रेखा ऐसे खींच बन रही है और दूसरी रेखा ऐसे खींच रही है, बन रही है वहाँ पर ग्राफ खींचने पर, तो यहाँ पर दोनों मिल रहे हैं, तो यहीं पर एक हल होगा। ये पॉइंट पी मान लेते हैं, यहीं पर एक्स का मान और वाई का मान स्टूडेंट रख दिया जाता है। अभी ग्राफ इसको सिखाएंगे भी आपको। अब ये सब तो एक बिंदु पर कट रहा है, इसलिए एक हल है, इसी को हम लोग अद्वितीय हल कहते हैं। और ये आवश्यक शर्त है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूप से बनना चाहिए। दूसरी शर्त, तीनों सब बराबर हो जाएं, है ना, गुणांकों का अनुपात, तो अनंततः अनेक हल कहेंगे। और कंसिस्टेंट ये भी कहलाएगा, इनकंसिस्टेंट नहीं होगा, कंसिस्टेंट। और संगत हल, ये भी संगत भी होगा, ये होगा। इसका चित्र कैसे बनेगा, ग्राफ कैसे खींचेगा, क्योंकि अनेक हल हैं, इसका भी ग्राफ देख लीजिए। ये जैसे अब चूँकि अनंत हल हैं, अनेक हल हैं, ये कब हो सकता है, जब एक लाइन, एक माने समानांतर रेखा खींची गई और दूसरी जो रेखा खींचेगी, चूँकि दो रेखाएं होंगी, दोनों से पॉइंट निकाल कर ग्राफ खींचेंगे, तो दूसरी रेखा जो होगी वो उसी के ऊपर ही बनेगी, उसी के ऊपर चढ़कर जाएगी, अलग रेखाएं नहीं दिखेगी, तभी जाके अनंततः अनेक हल होगा। क्योंकि हर पॉइंट पर हल हो जाएंगे, यहाँ 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 यहाँ, हर जगह अनंत हो जाएंगे। ये मूल बिंदु होता है, ये एक्स होता है, ये वाई अक्ष होता है। यहाँ पर ये मूल बिंदु है, एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ठीक है स्टूडेंट। तो दो लाइनें उसी के ऊपर चढ़ कर चल रही हैं, दो डबल लाइन में खींच उसी में मोटा कर रहा हूँ, डबल लाइन में, तो इसके अनंत हल, अनंत अनेक हल होते हैं। अब स्टूडेंट तीसरा शर्त देखो, तीसरा कंडीशन ये है कि इफ़, यानी यदि A1/A2 बराबर B1/B2 ये नॉट इक्वल हो जाए C1/C2, यानी x के गुणांकों का रेशियो, y के गुणांकों का रेशियो बराबर हों, लेकिन कांस्टेंट का जो रेशियो है वो उसके बराबर ना हो, तब हम ये तीसरी शर्त मानेंगे। और इसमें ये होता है कि इसके कोई हल नहीं होता। तो इसके कोई हल नहीं होगा, ठीक है। और इसको दूसरे लैंग्वेज में इसको असंगत कहेंगे। क्या होगा? असंगत होगा, असंगत होगा, ठीक, असंगत होगा, संगत। और इंग्लिश में क्या कहेंगे? इनकंसिस्टेंट, इन, और इसको लिख सकते हैं, असंगत को कहते हैं इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट कहते हैं, यह होगा। इतनी लैंग्वेज में, भाषा इसमें लिखनी है। कोई हल ही नहीं होगा, असंगत होगा, इनकंसिस्टेंट होगा, तब हम जब ये शर्त हो, दो बराबर हो, तीसरा वाला जो अचर पद है वो बराबर ना हो। इसका ग्राफ कैसे बनेगा कि क्योंकि कोई हल ही नहीं होगा, इसको देखिए जरा, एक्स अक्ष वाई अक्ष बना दिया, मूल बिंदु एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष लिख देते हैं। अब स्टूडेंट ध्यान रखिए, अगर दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं एक बिंदु पर, इसका मतलब एक अद्वितीय हल होगा। अगर दोनों रेखाएं उसी के ऊपर चढ़कर चलती हैं तो समझो हल ही हल हैं, कंसिस्टेंट है, अनंत हल हो जाएंगे। और अगर दोनों रेखाएं परस्पर समानांतर बन रही हों, जैसे एक रेखा ये खिंच गया मान लिए और दूसरा रेखा ये बन जाएगी। अभी इसको ग्राफ के माध्यम से पॉइंट निकाल कर सब बताया जाएगा, ठीक है, एक एक क्रम से समझिए। अगर दो लाइनें, माली लाइन का नाम भी L1 दे दिया जाए,
इस लाइन के L2 दे दिया जाए। अब यहाँ पर दोनों लाइन पैरेलल हैं, यानी L1 पैरेलल टू L2, ये पैरेलल की निशानी हो गई, ये लाइन हो गया। अगर दोनों लाइन पैरेलल हैं तो बताइए कोई कहीं कट रहा है नहीं, क्यों जब दो रेखाएं जब कटती हैं तभी तो हल होता है। यहाँ पर कोई कहीं कट नहीं रहा है, इसलिए प्यारे बच्चों इसका कोई हल नहीं होगा। इस हम असंगत कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में इनकॉन्सिस्टेंट टेंट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं हल ही नहीं, जब कट ही नहीं, दोनों रेखाएं कटेंगी नहीं आपस में तो हल होगा ही नहीं करेगा, कोई भी हल नहीं होगा। इस प्रकार 3 ये शर्त बताया, दो रेखाओं के दो रैखिक समीकरण के हल होने की शर्त है ना, पहले वाले में हल होगा। अब इसी में एक चीज़ और बता दूँ कि जैसे जिसका अद्वितीय हल हो, मानी जो ये पहली बार शर्त लागू हो, उसी का तुम हल निकाल पाओगे, उसी को हल निकालोगे। अब हल निकालने कितने तरीके, हल निकालने के कई तरीके हैं। जैसे हल निकालने के कई तरीके, जैसे ध्यान दीजिए, जैसे पहला आपको बता जा, विलोपन विधि पढ़े हैं, एलिमिनेशन मेथड है ना, विलोपन विधि से निकाल सकते हैं। दूसरा प्रतिस्थापन विधि, जिसको सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं, उससे निकाला जाता है। तीसरा है बज्र गुणनखंड विधि, बाई क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड, तो उससे भी निकालते हैं क्रॉस गुणा से, बज्र गुणनखंड विधि से। चौथा ग्राफी विधि, ग्राफ द्वारा निकाल सकते हैं, ठीक है। तो और एक है तुलना करके तुलनात्मक विधि, कंपेरिजन मेथड, उससे भी निकाल सकते हैं। तो ये विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, बज्र गुणनखंड विधि, ग्राफी विधि, ग्राफ के द्वारा, और तुलनात्मक विधि, ये 5 विधियां बताया गया हल करने की। उसके ही हल हो सकते हैं जिसके अद्वितीय हल होंगे, और जिसके अनंत हल होंगे उसको इतना लिख करके फिर इनका ये कंसिस्टेंट होगा, अनंत हल होंगे, बस इतना लेकर छोड़ देंगे, फिर नहीं निकालेंगे, क्योंकि इसमें अनंत हल हैं तो आप 1 2 तो हल होने के 8 निकाल देंगे, अनंत हल है। तीसरी शर्त में अगर ये 2 बराबर है, ये बराबर नहीं है, तो कोई हल ही नहीं होगा, असंगत होगा, तो इसका कोई हल नहीं निकालो, इतना लिख के छोड़ दोगे, इतना ही आंसर हो जाएगा, और कोई इसमें आंसर नहीं निकल पाएगा। केवल हल आंसर किसका निकलेगा, अद्वितीय वाले का, ठीक, पहले वाले कंडीशन का निकालो। अब स्टूडेंट ये तो हमने आपको सिखा दिया कि अगले प्रश्नावली में ये सब सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएगी, उसमें है प्रश्नावली में, इसलिए हमने बता दिया। अब इसके आगे प्रश्नावली शुरू करते हैं, ठीक है, चैप्टर में प्रश्नावली शुरू कर रहा हूँ। प्रश्नावली है उसी में 3.1, इस क्वेश्चन ये है दो चर राशियों में समीकरण दिया है। अब ये वर्ड प्रॉब्लम है, इबारती प्रश्न है। अब वर्ड प्रॉब्लम में आपके पास किताब ही है, उसी किताब के आधार पर है, NCERT जो की बुक जो चल रही है, ये बुक है जो, उसी पर आधारित हम सब सवाल बता रहे हैं। अब सवाल को हम पढ़ रहे हैं, किताब से आप लोग देख लीजिएगा। आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व, माने पहले, 7 वर्ष पहले, मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, ठीक है, 7 गुनी आयु का था। तो अच्छा, अब से 3 वर्ष बाद, तो 2 लोग हुए, माने एक आफताब है, एक उसकी पुत्री है, ठीक है, 2 लोग हैं, तो दोनों की आयु को तो मानना पड़ेगा। तो मैं यही शुरू कर देता हूँ, माना आफताब पिता हो गए, तो लिखे देता हूँ आफताब की आयु कितना है, x वर्ष मान लेता हूँ, x वर्ष है, एवं उसके पुत्री की आयु, एवं उसके पुत्री की आयु y वर्ष, ठीक है, मान लेते हैं y वर्ष है। अब आप देखिए कंडीशन, जो दो कंडीशन हैं, दोनों कंडीशन को आपको समीकरण के रूप में लिख देना है, यही आपको पूछा जा रहा है आपसे 3.1 में। तो कंडीशन पहले कंडीशन ये है 7 वर्ष पूर्व, तो इसको ध्यान दीजिए, 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु कितनी मानी जाएगी, x है, तो 7 वर्ष पहले माने सम कम कर दोगे, x - 7, ध्यान दीजिएगा। और कहा उसी में 7 वर्ष पहले मेरी आयु मेरे पुत्री की आयु के से क्या 7 गुनी है, ये ध्यान दीजिए, लिखा 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। मैं तुमसे माने पुत्री से,
वो भी 7 वर्ष पहले, तो 7 उसमें भी कम कर देंगे। अब बाद कहता जोड़ देते, है ना। जैसे आज आप 10 वर्ष है तो 3 वर्ष पहले 10 माइनस 3 कर दोगे, 7 वर्ष हो जाओगे। अगर 10 और 3 साल बाद तो 10 और 3 13, 3 जोड़ दोगे। इसी प्रकार का सवाल है ये। तो एक्स वाई मान लिया गया है। तो पिता की आयु पुत्री की आयु से 7 गुनी है। ये 7 गुनी पिता वाला, ठीक है, ये 7 गुनी है। तो बराबर भी करना है, समीकरण बनाना है। तो गुनी माने गुणा होता है, तो किसमें गुणा कराओगे? जो कम हो, क्योंकि ये पिता तो ज्यादा 7 गुना खुद ही है, ये पुत्री वाले में 7 का गुणा कर दोगे। अधिक कहता तो जोड़ देते, कम कहता तो घटा देते। गुणा कहाँ है, इसलिए गुणा कर रहा हूँ, ठीक है। ये पिता की जो उम्र है पुत्री की उम्र से 7 गुनी ज्यादा है, 7 वर्ष पहले। इसलिए पहले कहा था तो घटा घटा दिया दोनों से। फिर गुनी कह रहा पिता वाला, तो पुत्री वाले में गुणा कराएंगे। अगर पिता में गुणा कर देंगे तो 7 गुना तो पहले से पिता है, और 7 और हो जाए तो 49 गुना पिता हो जाएंगे, तो बराबर नहीं हो पाएगा, समीकरण नहीं बन पाएगा। इसलिए सब ध्यान दीजिए कंडीशन, जिसको जिसमें गुना कहे उसके विपरीत तरफ गुणा या जोड़ या घटाना करना चाहिए। तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 7 बराबर 7y माइनस 7 7 49 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको एक्स वाई को समीकरण टाइप बना लो, एक्स वाई एक तरफ कर लो, ये एक्स हो गया माइनस 7y हो जाएगा, और ये माइनस 7 है, अगर उधर ले जाना है उधर ले जाओगे तो माइनस 42 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपका, या इस इधर लाना है तो एक्स माइनस 7y प्लस 42 कर दीजिए, बराबर 0 हो गया। इस प्रकार से ये आपका पहला समीकरण बन गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। पहले कंडीशन, शर्त फर्स्ट, ये जो है शर्त, दो तो शर्त है, पहले शर्त से अब शर्त दूसरा, दूसरी शर्त उसी सवाल में है, शर्त नंबर 2, ध्यान दीजिए। शर्त नंबर दूसरा कह रहा है उसी सवाल में कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो कौन कह रहा है? अवताप पिता कह रहा है। अब से माने आज उम्र यक्ष माने हैं, और 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, दरवाजा बंद कर लियो, क्यों खोलो? 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद हो जाएगा तो, हाँ, 3 वर्ष बाद मतलब क्या हो जाएगा? 3 जोड़ दोगे, 3 वर्ष बाद हो जाएगा। अब से 3 वर्ष बाद, ठीक है, मैं तुमसे 3 वर्ष किसके? पुत्री से, पुत्री 3, हाँ, पुत्री 3 वर्ष बाद जोड़ देंगे। अब से 3 वर्ष बाद कितना है? मेरी आयु तुमसे कै गुनी? 3 गुनी। नहीं, पिता के 3 गुनी है, तो पिता 3 गुना है, तो किसमें 3 से गुणा कराएंगे? पुत्री वाले में। या पिता में 3 से करा देंगे तो और 3 पहले से है, 3 और 9 गुना हो जाएगा। बराबर करने के लिए तो इस पुत्री वाले में मैंने उल्टा चलना होता है, पिता जब 3 गुना है तो पुत्री गुणा कर दी। इस प्रकार से हो जाएगा आपका 3y धन 3 त्रिकाई 9, इधर है x प्लस 3, ठीक है। अब एक इस पर एक तरफ कर लीजिए, तो जाएगी एक्स माइनस 3y बराबर 9 है, 3 इधर जाएगा, 9 में 3 गए 6 हो जाएगा। ये आपका दूसरा समीकरण बन गया। इस प्रकार से रैखिक समीकरण बन गए, ठीक है। इसमें कंडीशन, जिसको वर्ड प्रॉब्लम कहते हैं, इसको समझना थोड़ा जरूरी रहता है। जब समझ में ठीक से आ जाता है तो समीकरण बन जाता है, और समीकरण बन गया तो हल हो जाता है समीकरण। तो ये तो बन गया। फिर कहता है इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो किस रूप में हमने लिख दिया? ये दोनों समीकरणों को बीजगणितीय रूप में लिखे, जो कि किस रूप में हुआ? बीजीय रूप में, बीजगणितीय समीकरण है ना, बीजगणितीय समीकरण में हो गया, समीकरण के रूप का है, ठीक, पहला और दूसरा, ये आंसर हो गया। फिर इसी का प्यारे बच्चों वो कहा है ग्राफीय विधि। तो ग्राफ अभी हम आपको सिखाए नहीं हैं, अभी हम ग्राफ सिखाएंगे आपको, ठीक है। पहले बीजगणितीय सीखिए, फिर ग्राफ सिखाते हैं, ठीक। तो अब दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तो, या इसी का एक ग्राफ सीख लो, सब बना लोगे, चलो इसी में हो जाए, ग्राफ भी हो जाए, क्यों रह जाइए ग्राफ, है ना। चलिए ग्राफ देखिए, इसको समीकरण का ग्राफ। अब इसका ग्राफ देखिए, पहला है समीकरण क्या है? एक्स माइनस 7y प्लस 42 बराबर 0, और दूसरा समीकरण एक्स माइनस 3y बराबर से, कि पहला हुआ और ये दूसरा हुआ। ये क्या खींचना है? ग्राफ, ग्राफ खींचना, ग्राफ खींचते, ग्राफ खींचना है, ठीक।
तो स्टूडेंट ध्यान रखो, ग्राफ कैसे खींचते हैं समीकरण का। किसी एक चर को एक तरफ रख के बाकी को दूसरी ओर पक्षांतर कर देते हैं। ठीक, तो ज़्यादातर हम करते क्या है, y को हम एक तरफ रखते हैं, y को x को पक्षांतर कर देते हैं, यानी y को x के टर्म में बदल देते हैं। एक नियम बना ली, चाहे x को y के टर्म बदलिए, चाहे y को x के टर्म में बनाइए, तो ज़्यादा सही रहता है। तो अक्सर y को x के टर्म में बदलना चाहिए, आसान भी रहता है, अक्सर पूछा भी जाता है, कई जगह इसका लाभ मिलता है। तो हम करते क्या है, समीकरण 1 से पहले करते, समीकरण 1 से y को रोकना है, बाकी x को पक्षांतर करना है, तो रोकिए। तो -7y है, ये दोनों उधर जाएंगे तो -x -42 हो जाएगा, और -7 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि y अकेले निकालना है, तो -x -42 बटे -7 हो जाएगा। माइनस कॉमन लेके काट देंगे तो हो जाएगी x + 42 = 7। ये किस रूप में हुआ, दिए गए समीकरण में y को x के पद में हो गया। ठीक है, y को x पद। इसी प्रकार से दूसरे वाले को बना लेंगे। अब फिर दूसरे दोनों के लिए हमको सारणी बनानी पड़ेगी, यानी x और y के मान निकाल करके आर्डर पेयर के रूप में लिख दें, यानी भुज कोट एक्सिस एंड ऑर्डिनेट के रूप में निकाल करके ग्राफ कागज पर ग्राफ खींचेंगे। तो समझो इसको, पहले इसका बना लो तब दूसरा शुरू करते हैं। अब प्यारे बच्चों देखो, यहाँ जो समीकरण बना y = x + 42, ठीक है, x + 42/7। इसके लिए टेबल हम बना रहे हैं, इस प्रकार के छोटा सा टेबल बनाते हैं। इसमें करते क्या है, x और y के मान भरते हैं, इस खाने में x, इस खाने में y। तो हमें बनाना कम से कम 3 बनाना चाहिए, 3 जो है वैल्यू निकाल लेनी चाहिए। 2 से भी कम से कम काम चल सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, 2 या 3 आप निकाल लीजिए। वो कैसे निकलेगा, x के ऐसे मान रखे जाएं कि 42 को जोड़ा जाए और इसमें 7 का भाग चला जाए। आप ऐसे सोच के रख, ऐसा ना जाए कि भाग उग ना जाए, दशमलव करना पड़े, क्योंकि ऐसा करने में आपको ग्राफ खींचने में परेशानियाँ आएंगी। और पूर्णांक संख्या में रहे, इंटीजर नंबर रहेगा तो ग्राफ कागज में रखने में आसानी रहेगी ग्राफ पेपर पे। तो x के मान सबसे पहले हम 0 ही मान लें, और जिससे कि नीचे वाली जो संख्या उससे भाग चला जाए, ऐसे चुनाव करना चाहिए संख्याओं का। तो x में 0 कहेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, तो 0 + 42/7 7 × 42 6 आ जाएगा y का मान। तो इसका मतलब जब स्टूडेंट x का मान 0 रखे तो y का मान 6 आएगा। एक मान निकल आया x y का। दूसरा मान, x का मान अगर हम 7 रख दें, x का मान 7 रख दें तो 42 7 49, 7 से कटे 7 7 49 होता है। ठीक है, यानी x का मान 7 रखोगे, 7 + 42/7, तो 42 7 49/7 = 7। तो 7 रखने पर 7 ही आया। हमने कहा कम से कम 3 पॉइंट रखना चाहिए, यही ज़्यादा उचित है। अब तो और बहुत बड़े भी ना हो अंक में, ऐसे चुनाव करें और नीचे वाले दिया गया संख्या तो उससे कट जाए, जिससे इंटीजर नंबर में सारणी में अंक आ सकें, तो जो ग्राफ कागज में रखने में सहूलियत रहे। अब x का मान मैं क्या मान लूँ, x का मान अगर -7 मान लूँ तो भी हो सकता है, कुछ प्लस में हो, ये भी रहे कुछ प्लस में ग्राफ जाए, कुछ माइनस में जाए, इसके कुछ पॉइंट माइनस के भी हो जाने चाहिए। ठीक, तो x का मान अगर हम लिख देते हैं -7, तो जब -7 करूँगा तो यही रखूँगा, y = -7 + 42/7, तो 42 में से 7 घटाओगे तो 35 हो जाएगा, बटे 7, 7 का 9, 7 × 5 5 आ जाएगा। करें भाई, x का जब आपने -7 माना तो y का मान 5 आ गया। ठीक, यही सारणी है, क्या बोलते इसको, सारणी है ना, निर्देशांक पॉइंटों को रखने की सारणी है। अब ये सारणी के द्वारा बिंदु बन गए, निर्देशांक बिंदु बन गए, अतः क्या लिखेंगे, निर्देशांक बिंदु। एक सवाल समझ लो, सबका इसी प्रकार से बनता है। निर्देशांक क्या बने, निर्देशांक हमेशा ध्यान दें, पहले x की वैल्यू लिखी जाती है, बाद में y की वैल्यू, और छोटा कोष्टक लिखते हैं कॉमा, जैसे ऑर्डर पेयर लिखा जाता है ना, क्रमित युग्म वैसे। तो x y, तो x का मान कितना है यहाँ पर 0, तो y का मान 6 आएगा, है ना। x ये भुज है, ये कोट है,
इसको भुज और कोट भी कहते हैं, ध्यान दीजिए, एक्स को भुज और वाई को कोट। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एब्सिस, इसको ऑर्डिनेट, इसको बोलेंगे एब्सिस, ABSIS, इसको ऑर्डिनेट, ORDIRDNAT, ऑर्डिनेट, एब्सिस, ऑर्डिनेट, भुज, कोट, एक्स वाई। फिर दूसरा मान क्या है, 7 7, एक्स भी 7 वाई भी 7। तीसरा मान क्या है, -7 और 5। इस प्रकार से प्यारे बच्चों 3 निर्देशांक हम निकाल डाले ग्राफ कागज पे रखने के लिए। अब एक समीकरण और है, उससे भी यही काम कर, ठीक यही काम उससे भी करना होगा। देखिए अगला, इसी से आगे फिर अगला ये है, अगला समीकरण था उसी में x - 3y = 6। तो हमने कहा y को रोक करके x को अचर को पक्षांतर कर लेना चाहिए, मैंने हमेशा y को x के टर्म में मान लेते हैं ग्राफ खींचते समय। तो -3y ये उधर जाएगा तो 6 - x हो जाएगा। अब -3 से डिवाइड कर दीजिए तो यह 6 - x बटे -3, ठीक है। अब माइनस को हटाना तो माइनस से गुणा करा दीजिए, तो माइनस से गुणा करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस बन जाएगा, यानी x - 6 बटे 3 डिवाइड बाई 3, ये आपका बेटा y का मान हो गया, x - 6 बटे 3। अब इसके बाद देखिए आप लोग कि x के हम ऐसे मान रखें अपने स्वेच्छा से, जिससे कि 6 से घटाने पर वो 3 से कट जाए, जिससे पूर्णांक संख्या में आ जाए। तो हम अगर 0 अगर मान ले तो काम बन जाएगा। देखिए 0 पहले बनाता हूँ, अब सारणी में लिखता चलूँगा, ठीक है। ये सारणी, इसमें एक खाना बनाएंगे x y के लिए, फिर हमने कहा कम से कम 3 मान बनाते, 3 है ना। तो इसके बाद देखिए x का मान अगर 0 रखते हैं इसी में, है ना, x बराबर 0 होते कि y बराबर 0 - 6 बटा 3, तो कितना हो जाए, 3 दूनी 6 -2 हो जाएगा, तो ये हो गया -2। यक्स का मान 1 अगर रख दोगे तो -5 हो जाएगा, 3 से भाग करोगे दशमलव में आ जाएगा। और हम कहें ऐसी संख्या नहीं होनी चाहिए, ऐसी संख्या यहाँ चुनाव किया जाए जिससे नीचे वाली जो संख्या रहे उससे पूरा पूरा भाग चला जाए, पूर्णांक संख्या में आ जाए। तो अब प्यारे बच्चों अगर 2 मानता हूँ तो 4 हो जाएगा, -4, 3 से नहीं कट पाएगा। अगर हम 3 मान लें तो 3 से कट जाएगा, आराम से आ जाएगा। तो यक्स का मान 3 मान लीजिए, तो कितना हो जाएगा, वाई बराबर 3 - 6 बटा 3, तो हो जाएगा -3 बटा 3, कट करके -1 हो जाएगा, तो यह -1 वाई, ये एक्स का मान और नीचे वाला वाई का मान। एक और मान लीजिए आप स्वेच्छा से, अब 6 मान लीजिए, कुछ ऋण में तो आ रहा है, देखो ऋण तो आ रहा है, तो एक्स का मान अगर 6 मानेंगे तो वाई बराबर 6 - 6 बटा 3, यानी 0 बटा 3 बराबर 0। इस प्रकार से जब एक्स का मान 6 माने तो वाई का मान 0 आ गया। इस प्रकार निर्देशांक बिंदु क्या क्या मिला, 0 - 2 का 1 पॉइंट, 3, -1 का दूसरा पॉइंट, 6, 0 का तीसरा पॉइंट, ये 3 निर्देशांक बिंदु मिल गए दूसरे समीकरण के लिए। अब दोनों को एक ही ग्राफ पेपर पर खींचना है। कहता है कि बीजगणितीय विधि से और ग्राफीय विधि से हल करना नहीं कह रहा है, केवल कहता है निरूपित कीजिए इस प्रश्नावली में, पहली प्रश्नावली में। अब ये हल भी कर सकते हो, ध्यान दो। अब आप ध्यान दें, अब ग्राफ कागज लेंगे, बोर्ड परीक्षा में अब ग्राफ पेपर मिलता है, उसमें रोल नंबर अंक आप लिख देंगे, ठीक है, और नंबर डाल दें कौन सा प्रश्न का क्वेश्चन है, और उसी के पास नत्ती लगा दे, संलग्न कर देंगे क्वेश्चन, अपना रोल नंबर और क्वेश्चन नंबर डाल करके। चलिए मैं यहाँ बना रहा हूँ ग्राफ, इस प्रकार से मैं बना दिया, नीचे नहीं ले जा रहा हूँ, थोड़ा नीचे कर दें, थोड़ा कम कर देते हैं, छोटे रहे नीचे, समझ लीजिए। बाकी बने x + x, इधर जानते हो -s होता है, ऊपर +y और नीचे -y। 4 चतुर्थांशों में निर्देशांक का छठा होता है, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय और चतुर्थ, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। इसको घड़ी के विपरीत चलते हैं, इसको जानते हो ना, धन x अक्ष ना, धन x ऐसे चलेंगी, घड़ी ऐसे चल, घड़ी सुई माने एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, एंटी घड़ी के विपरीत को धन मानते हैं, घड़ी दिशा में चलने को ऋण माना जाता है, निगेटिव माना जाता है, तो यहाँ से चलना होता है, ठीक। तो पहले ध्यान दो, पहले पॉइंट ये है, ये इसका है 0,6 है, पहला पॉइंट क्या था 0,6, तो 0,6 का मतलब हुआ x का मान 0 तो y का मान 6, ये देखिए x का मान 0 है, y में 6 जाना है, +6 है तो कहाँ जाएंगे, ऊपर की ओर जाएंगे, तो ऊपर देखो 1 2, अंतराल जो चले बराबर बराबर रहना चाहिए, 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। इस प्रकार से बेटा स्टूडेंट पटरी से अब नाप करके सही सही चलना चाहिए जो पॉइंट है।
तो एक्स में जीरो मतलब एक्स में यहीं से उठ जाना है, इधर जाएंगे तो एक्स का मान मिलता जाएगा, बढ़ता जाएगा, जीरो थोड़ी होगा, इधर भी आएंगे तभी एक्स का मान निगेटिव हो जाएंगे, सीधे हो जाएगा, है सीधे। तो इस प्रकार से हो जाएगा जीरो। तो एक्स का मान जीरो से वाई का मान 6 आया, तो यहीं पे एक पॉइंट मिल गया, यही छोटा सा क्रॉस कर देंगे, ठीक है, ये लिख देंगे 0,6। एक ग्राफ आप ठीक समझ लीजिए, बाकी सब ग्राफ आपसे बन जाएंगे। फिर पहला पॉइंट मिला, दूसरा 7 का पहले समीकरण का ग्राफ खींच रहा हूँ उसी एक ग्राफ कागज पर, 7 7 पॉइंट था, 7 एक्स में 7 वाई में 7, तो एक्स प्लस एक्स है तो प्लस 7 है ना, तो इधर चलेंगे, कितना उतना खाना अंतराल जो बने समान रहेगा, अगर समान नहीं रहेगा तो ग्राफ प्यारे बच्चों टेढ़ा हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4 5, ये 6 और 7, और धन 7 भी है, ऊपर जाना है तो 1 2 3 4 5 6, एक और की 7। अब इनके और इनके सीध में आपको मिलाना होगा, पटरी से आप मिलाएंगे, इसे सीध में और इसके सीध में, इसको मिला देंगे, इसको ये, और जहाँ दोनों मिल जाएंगे, टेढ़ा नहीं होना चाहिए, पटरी से मिलाएंगे, ठीक है, तो यहीं छोटा सा क्रॉस कर दीजिए, चाहे बिंदी कर दीजिए, तो यहाँ पर हमने छोटा सा क्रॉस कर दिया, और यहाँ नाम उभर देंगे 7 7, दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट -7 और 5 है, तो -7 तो बाईं ओर जाएगा, है ना, कि एक्स में है, तो ये देखो मूल बिंदु है, ये 1 ये 2 ये 3 4 5 6 7, अंदाज के हमने कर दिया है, आप लोग उसको पटरी से इत्मीनान से मान के बनाएंगे, तभी सीधी रेखा आएगी, क्योंकि रैखिक समीकरण है, रैखिक से रेखा, रैखिक समीकरण का जो ग्राफ होगा वो सीधी रेखा होती है, और वक्र का तो टेढ़ा वक्र होता है, वक्र वाला बाद में बताया जाएगा। तो ये होगा -7, 5 चलना है, 5 धन होगा, ऊपर जाएगा, 1 2 3 4 5, अभी ये सीधे में इसके और इसके सीधे में ये, ठीक है स्टूडेंट, ये मिला दिया। यहाँ जो पॉइंट है उसको मिला देते हैं, छोटा सा क्रॉस कर देते। अब यहाँ पर लिख देते हैं कितना, -7.5, ये तीसरा निशान को है। अब इसको पटरी से ले करके मिला देंगे तो स्टूडेंट एक सीधी रेखा मिलेगी, मिल जाएगी, हाँ ध्यान दीजिएगा, ये मिल जाएगी, थोड़ा सा है ये, इसलिए छोटा बड़ा थोड़ा कम ज़्यादा हो जाए सर, इसलिए हो जाता है ऐसे। इस प्रकार से स्टूडेंट ये एक रेखा बन गई। अब ये कौन सी रेखा थी, पहले वाली रेखा का ही ग्राफ है ये, पहले वाले समीकरण का, यानी x - 7y + 42 = 0, पहली वाली रेखा है ये, और उसका ये रेखा है, ग्राफ हो गया। अब दूसरी वाले जो है निर्देशांक बनाया हूँ, निकाला हूँ, दूसरे वाले निर्देशांक, वो निर्देशांक कितना है, वो निर्देशांक यहाँ निकाला हूँ, कहाँ पर ये है, 0 - 2 3 - 1 6 0, इसी ग्राफ पेपर पर बनाएंगे, अलग से नहीं, इसी पर। तो 0 मतलब भुज, मैंने x की वैल्यू एब्सिस जिस कहते हैं वो 0 है, 0 कहाँ मिलता है, यहीं पे मिलता है। फिर -2, y का मान -2 है, वो कहाँ मिलेगा, वो नीचे मिलेगा, तो उतने अंतराल पर चलिए, एक और यहीं पर छोटा सा क्रॉस करेंगे, लेकिन 0, -2 लिख देंगे। फिर 3 - 1 है, 3 कहाँ, प्लस 3 है तो दाईं हो जाएंगे, 1 2 3 होगा। -1 है y का, नीचे आएंगे, नीचे इस प्रकार कर लेंगे, ये हो जाएगा, ये दूसरा पॉइंट हो जाएगा, क्रॉस कर देंगे, 3, -1। फिर तीसरा पॉइंट 6, 0 है, x पॉजिटिव में है, तो 1 2 3 4 5 6, दाहिनी ओर चलेंगे x अक्ष में, ये चल 6 हो गया। y में 0 है, तो y में 0 कहाँ होता है भाई, ऊपर जाने में y का मान मिलता है, अब y 0 है, मैंने x अक्ष में ये रह जाएगा, क्योंकि x में y शून्य होता है, 0 होता है, तो बस यहीं पर क्रॉस कर देंगे, 1 2 3 4 5 6, यहीं क्रॉस कर देंगे। इसका निशान क्या होगा, इसका 6, 0, ठीक है स्टूडेंट, वहीं भर देते हैं। इस पटरी से तीनों क्रॉस को मिला देते हैं, तीनों क्रॉस को मिला देते हैं, इस प्रकार से मिला देते हैं। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों, ये दूसरे रेखा है, जो दूसरे समीकरण का रेखा है, दूसरे समीकरण की रेखा। और दूसरा समीकरण क्या था उसको आप लिख दीजिए, तो इस चीज़ पर दूसरा x - 3y, ये लिख देता हूँ, x - 3y = 6। इस प्रकार से प्यारे बच्चों ये ग्राफ हो गया, और वो बीजगणित था जो निकलवाए थे समीकरण, तो इसी प्रकार से दिया गया है पहली प्रश्नावली में कि बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो बीजगणितीय कौन था, जो समीकरण निकलवाया, और ग्राफी कौन था, ये चीज़ इस प्रकार से बनाना, x y के मान निकाल करके निर्देशांक कागज पर बना देंगे, ठीक है। दूसरा एक क्वेश्चन और हो जाए, दूसरा क्वेश्चन हो जाए तो सही रहेगा।
अब बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, समझाने में टाइम लग रहा है, नहीं तो हर बहुत छोटे छोटे। क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्नावली के देखो, क्रिकेट टीम के एक कोच ने ₹3900 में 3 बल्ले खरीदे और 6 गेंदें खरीदे। बाद में उसने एक और बल्ला और उसी प्रकार की 3 गेंदें ₹1300 में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, बीजगणित समीकरण हो जाता है, अगर ज्यामितीय माने ग्राफ कागज में रखना हो गया। अब ध्यान से समझो, जो क्रिकेट टीम के एक कोच है, जो क्रिकेट होता है, तो ₹3900 में क्या कहे, तीन बल्ला खरीदता है, 6 गेंद खरीदता है। तो प्यारे बच्चों, इसको कैसे लगाओगे, इसमें एक बल्ला और एक गेंद का मान लोगे कि मूल्य को, उसको मान लेते हैं, माना एक बल्ले का मूल्य ₹X और एक गेंद का मूल्य ₹Y, तब तो समीकरण बन पाएगा, रैखिक समीकरण बनाना होगा। यही बात लिखेंगे, माना एक, पहले गेंद है तो गेंद, पहले बल्ला है, माना एक बल्ले का मूल्य ₹X एवं एक, फिर बाद में क्या है, गेंद है, गेंद का मूल्य ₹Y है। ठीक है प्यारे बच्चों, इस प्रकार से मानना चाहिए। ये वर्ड प्रॉब्लम के सवाल हैं, रहते बहुत सरल हैं, थोड़ा समझ में ठीक से आ जाए तो। आगे बढ़ें तो कहता क्या है, तो 3900 3 बल्ला, जब एक बल्ले का मूल्य ₹X है तो 3 बल्ले का मूल्य 3 से गुणा हो जाएगा। ठीक है, फिर उसी में एक गेंद का मूल्य ₹Y है तो 6 गेंद का मूल्य 6 से गुणा कर देंगे। इस प्रकार से 3 बल्ला और 6 गेंद खरीदने का जो दाम है, मूल्य है, वो कितना है, ₹3900 है, दिया हुआ है। ठीक है, ये समीकरण बनाना, बीजगणितीय समीकरण बन रहा है। अब प्यारे बच्चों देखो, इसे 3 से कट रहा है तो काट देना चाहिए, काट दीजिए। तो 3 से यहाँ भी कटेगा, 3 दूनी 6, 2Y हो जाएगा, ये 3 एक नम 3, 3 त्रिकाई 9, 3 0 3 0। इस प्रकार से पहला बीजगणितीय समीकरण बन गया। उसी में एक शर्त और दो शर्त हैं। प्रथम शर्त नंबर फर्स्ट, ठीक, ध्यान दीजिएगा, और शर्त नंबर सेकंड, ध्यान दीजिए। ठीक, इस प्रकार शर्त। दूसरा शर्त उसमें कह रहा है, बाद में उसने एक और बल्ला और उसी प्रकार 3 गेंद, मैंने एक बल्ला, एक और बल्ला, मैंने एक बल्ला, एक बल्ला के दाम ₹X है और उसी प्रकार के 3 गेंद, एक गेंद का दाम तो Y माना गया था, तो 3 गेंद मतलब 3Y कर देंगे। ठीक है, 3 गेंद हो जाएगा। तो ये इसका दाम जो है कितना है, ₹1300। ये सब चीज़ें ₹1300 में खरीद पाता है, इसको 2 मान लेंगे। तो ये दूसरे समीकरण का बन गया रैखिक समीकरण, क्योंकि X और Y में एक घात है। इस प्रकार से ये बीजगणितीय रूप में निरूपित हो गया। अब कहता है ज्यामितीय रूप में भी निरूपित करो, तो ज्यामिति कैसे करते हैं, ग्राफ बनाकर ना, पहले वाले समीकरण से XY का मान निकालेंगे, इससे Y को पहले वाले से कैसे करेंगे, 1 से, हम थोड़ा सा बताएं देते हैं इसमें, 2Y बराबर 1300 माइनस X, देयरफॉर Y इज इक्वल टू 1300 माइनस X बटे 2। अब इसमें ध्यान रखिए, X का मान हम कितना माने कि हमको पूर्णांक संख्या में आ जाए, पूर्णांक तभी आएगा 2 से कट जाएगा। अच्छा, 1300 बड़ी बड़ी गिनतियाँ में है, तो आप X भी बड़े बड़े मान लीजिए। जैसे अगर हम 1100 मान लें X का मान, तो 1300 माइनस 1100 यानी 200 हो जाएगा। अब बटे 2 से भाग कर देंगे तो 100 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें बड़े बड़े मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक हम बता दें, और यदि हम X बराबर 1100 मान लें, ठीक, 1100 ही मान लिया, तो यहाँ रखेंगे जब 1300 माइनस 1100 यानी 200, अब बटे 2 बराबर कितना हो जाएगा, 100। तो पहला पॉइंट क्या बन गया, जब हम 1100 रखे तो 100 आया। ठीक, अब दूसरा पॉइंट क्या मान लें, X बराबर मान लिया 8 5 13 हो जाएगा, 8 से माने तो 5 हो जाएगा, तो 250 250 हो जाएगा, कोई बात नहीं, बन सकता इससे भी, दशमलव फिर ना आने पाए क्योंकि ग्राफ पीछे परेशानी होती है। अब अगर आप 700 मान लीजिए, 13 में से 600 हो जाएगा, सही रहेगा, X बराबर 700 मान लीजिए, तो यहाँ रखेंगे Y बराबर 1300 माइनस 700 यानी 600, अब बटे 2, 2 3 6, 300 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट कितना हो गया, जब आप X का मान 700 रखे हो
तो वाई का मान 300 आए। ये ध्यान दीजिए, ये नहीं तुम 300 यहाँ ली तो 700 यहाँ कह दो। एक्स का मान वाई में, वाई का मान एक्स। ध्यान दीजिए, पहले एक्स होता है बाद में वाई होता है। एक्स 700 हुआ तो वाई 300 हो गया। एक और मान सकते हो, ये दो से काम चला लो, दो से बन जाएगा, समय की बचत होगी, कोई नंबर कटने वाला नहीं है, कम से कम 2 तो जरूरी रेखा खींचने में। ये हो गया। ऐसे आप प्यारे बच्चों दूसरे से भी कर लीजिए, है ना। अब ध्यान दीजिए पैमाना, अब देखो 1100 100 ये इतने बड़े पैमाना कैसे करोगे। इसके ग्राफ देखो कैसे खींचोगे, मूल बिंदु प्लस एक्स प्लस वाई माइनस एक्स, और नीचे क्या होगा माइनस वाई। मैं नीचे से ले जा रहा हूँ कि सब प्लस है प्लस बाएँ हैं, तो नीचे जाने का प्रश्न ही नहीं है, सब ऊपर जाएंगे। देखो एक्स में 1100, तो 1100 कैसे लाइन खींचेंगे भाई, आप पैमाना मान लीजिए। तो पैमाना क्या मानेंगे, एक खाना बराबर 100 के मान लीजिए, क्योंकि यह 100 भी दिया हो, सुविधाजनक पैमाना माना जाता है, ताकि आप गिनती में काउंटिंग में परेशानियाँ ना आने पाए। तो स्टूडेंट ध्यान रखिए कि पैमाना ही मान लेते, पैमाना भी लेते हैं, इसमें बड़े बड़े सवालों में पैमाना मानना पड़ता है। पैमाना मान लिया कि एक खाना, क्योंकि ग्राफ कागज मिलेगा वहीं में खाना बने रहते हैं, उसको ध्यान दीजिएगा, नहीं भी किसी ने मैं ग्राफ कागज ला करके उसके ऊपर समझा दूंगा। पैमाना क्या है, एक खाना बराबर 100, ठीक है 100 ठीक है 100 ही मानता, इससे बड़ा ही मान सकते हो, 300 400 ही मान सकते हो, उसे तो रखने पड़ता है, इससे सरल रहेगा, इसलिए ऐसा ठीक है। माना एक खाना बराबर 100, तो चलिए तो यक्स में कितने चल दिया जाए, 11 से पूछ जाए, 11 खाना चल दीजिए, है ना। तो 11 100 से गुणा कर 1100 आ जाएगा। देखो ये एक खाना चल रहे हैं, 2 फिर 3 फिर 4 5 6 7 8 9 10 और 11, ये पॉइंट है 1100 हो गया। फिर वाई में कितना 100 है, 100 का मतलब एक खाना इतने होगा, ये चलेगा इतना हो जाएगा। तो यहाँ से ये पॉइंट और ये पॉइंट इधर से मिला देंगे, है ना भाई, ये 1100 हो ना गया, ये खाना 100 का, ये 1100 हो गया, ये भूज जिसे कहते हैं एक सच मान कर, ये इतना 100 मान जाएगा, चाहे यहाँ ये मानो चाहे ये कहो 100 हो जाएगा, ठीक। तो क्योंकि वाई में 100 है, तो अब ये दोनों यक्स का मान 1100, वाई का मान 100, यहीं पर छोटा सा क्रॉस कर दोगे, यहीं पर भर दोगे, 1100 कामा 100 पहला हो जाएगा। 700 300 है, एक खाना हम 100 के माने हैं तो 7 खाना चल देंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, तो 700 हो जाएगा यहाँ तक। हाँ तो ये एक है, एक है, एक है, तो चलो दो, एक है और ये 2 है और ये 3 है, 300 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा। अब इसको मिला देंगे इस प्रकार से, है ना, अब ये हो जाएगा, इसके दोनों सीधे मिला देंगे, यहाँ हो गया दूसरा पॉइंट, यहाँ कर लिख देंगे 700 और 300, ठीक है स्टूडेंट। अब ये मेरे ख्याल समझ गए होगे ठीक से, ग्राफ कागज पर लिखना। अब दोनों पॉइंटों को मिला दिया, हमने कम से कम 2 से ये माना कि सरलता से आ जाए, टाइम भी बचत हो जाए, नंबर पूरा ही मिलेगा। तो ये पॉइंट पटरी उठाइए, दोनों को अच्छे से मिला दीजिए, सीधी मिल जानी चाहिए इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से ये पहले वाले रेखा का ग्राफ हो गया, जो कि सीधी रेखा आ गई। इसी के ऊपर अब लिख दीजिए कहीं पर, जहाँ अच्छा आगे खूब खींच ले जाइए, नहीं कि तुम 2 पॉइंट तक बढ़ाओ, आगे आप आराम से आगे तक बढ़ सकते हैं इस प्रकार से। तो ये लिख देंगे यक्स प्लस, कौन सा सवाल था पहला वाला, यक्स प्लस 2y बराबर 1300, ठीक। इस प्रकार से ये आपका हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार बना लीजिएगा। ऐसे पर दूसरे समीकरण है, उससे निकाल लोगे, वो उसको यहाँ रख दोगे इसी में, और रख के ग्राफ ही ऊपर हो जाएगा। अगर दोनों रेखाएं कटने लगे किसी बिंदु पर, तब तो समझ जाओ उसका हल भी होगा। अगर दोनों एक दूसरे पर चढ़ के चले जाएं तो समझ लो अनंत हल होंगे। अगर दोनों रेखाएं पैरेलल समानांतर खींच ली जाएं तो समझ जाओ कोई हल नहीं होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। इस प्रकार से दूसरा सवाल हो जाएगा, इसके आगे बढ़ा लीजिएगा, है ना। आगे देखिए तीसरा सवाल एक और है, तीसरा क्वेश्चन भी हो जाए। 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था, एक महीने बाद 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करिए। ठीक उसी प्रकार का है। अब 1 किलोग्राम का मान लीजिए कि माना 1 किलोग्राम क्या चीज़, पहले अंगूर सेब कहा तो सेब जो भी लिख सकते हो, पहले जो मान सकते हो, माना 1 किलोग्राम सेब, सेब का मूल्य यक्स रुपया, 2 पार्ट में कर देंगे, एवं 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य कितना मानेंगे, वाई रुपया मान लेंगे।
ठीक है प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए। तो कितने किलोग्राम सेब है? 2 किलोग्राम सेब। तो 1 किलोग्राम का अगर x है 2 के लिए 2 से गुणा हो जाएगा। इसमें 1 किलोग्राम अंगूर कहाँ है? ये y है, तो y लिख देते हैं। अब दोनों का मूल्य कितना है? किसी दिन 160 रुपया है। पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। हाँ ठीक। 1 महीने बाद फिर कहता है 4 किलोग्राम सेब, तो 4 से गुणा कर देंगे, 4 किलोग्राम सेब। और 2 किलोग्राम अंगूर, 2y हो जाएगा। ये किसका मूल्य कितना? 300 रुपये हो जाता है। दूसरा समीकरण हो जाएगा। इस प्रकार से हो गया समीकरण। अब कहता है बीज गणितीय, तो बीज गणितीय हो गया। और ज्यामिति में क्या मतलब हो गया कि y को रोक लो, x को पक्षांतर करो, फिर उसी में x के मान ऐसे रखते जाओ कि पूर्णांक संख्या में y का मान आ जाए। उस पॉइंटों को ग्राफ कागज पर बना करके खींच दीजिए, तो वो उसका ग्राफ ही ज्यामितीय निरूपण हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसको हल नहीं करना, केवल इस प्रकार लिखना है और ज्यामिति वाले में निकालना है। y का मान ऐसे पद में करके तब वहाँ निकालना, क्योंकि ग्राफ खींचना पड़ेगा। और ग्राफ खींचना है तो निर्देशांक बिंदु चाहिए, तब तो बन सकेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका तीसरा हो गया। अब ये प्रश्नावली 3.1 में जो कि NCERT के बुक है, यही इंपॉर्टेंट है, इसी सब लोग सवाल लगाइए। ठीक है, बता चुका हूँ। और नेक्स्ट में 3.2 बताऊँगा, और जिसका सूत्र में बता चुका हूँ, A1 शर्त जो है वो बता दिया हूँ। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अगले वीडियो में है, ठीक है, अगले वीडियो में पढ़ाएंगे आपको। तब तक इतना आराम से पढ़ते रहिए और जितना सूत्र है उसको ठीक से याद करते रहिए। प्यारे बच्चों, आप लोग जो है वीडियो को ठीक से पूरे अंत तक देखा करिए, है ना। अंत तक देखेंगे तो आपके सब चीज़ समझ में आएगी, नहीं समझ में नहीं आएगी, हर चीज़ें ठीक समझ में आ जाएगी। और वीडियो ठीक लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दिया करिए। इससे पढ़ाने वाले अध्यापक का मनोबल कई गुना बढ़ जाता है कि बच्चे हमारे ठीक से समझ रहे हैं और अपने टीचर को बिहेव कर रहे हैं। ठीक है, ये अच्छा लगेगा। तो इसलिए ज़रूर आप लोग करिए और मन लगा के पढ़िए। नेक्स्ट फिर हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।